डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, आई एम वेरी हैप्पी कि चलिए बहुत जल्द जो है हम लोग करंट अफेयर जून की लेकर के जुलाई के पहले ही 1-2 दिनों में आ रहे हैं। आपको पता है कि ये सीरीज क्या है, पूरे महीने भर का लेखा जोखा इस तरीके से दो पर्पस, एक कि दुनिया को समझे पॉलिटिकल साइंस के चश्मे से, और दूसरा कि एग्जामिनेशन में यदि वो क्वेश्चन टपक पड़े तो उसके लिए भी हमें हेल्प हो। यदि आप सोच रहे हैं कि सर ये क्या बक बक कर रहे हैं, तो आप पहुंच चुके हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल पे, जो एक छोटा प्रयास है रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करने का सोशल साइंस में, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस का, वो भी एग्जामिनेशन पर्पस से। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर जून 2025। और ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये बुक आप लोगों ने ही इसको सबसे पॉपुलर बुक बनाया है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम गाइड की बुक है, सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम गाइड की बुक है, और मैं यहाँ पे बता दूं कि ये सब अपडेटेड हैं। आप ये मत इंतजार कीजिए कि 2025 का आएगा तो आप इसको परचेज करेंगे, यू विल लूज वाइटल टाइम, क्योंकि ये सिलेबस में कोई चेंज नहीं है और ये बिल्कुल अपने आप में अपडेटेड हैं। ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक हैं, जिसमें कि हर तरह के क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस के, और यूजीसी नेट के लिए स्पेसिफिकली 1000 बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन। इसकी डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। ये अमेजन पे किंडल वर्जन में अवेलेबल है। और यदि आप सीयूईटी पीजी 2026 दे रहे हैं और आप इंतजार कर रहे हैं और लगातार मुझे मेल मिल रहे हैं कि कब शुरू होगी, तो फाउंडेशन बैच जो है, फाउंडेशन बैच जहां पे कि एक क्लासेज जैसे होंगे जहां हम बिल्ड करेंगे नॉलेज, वो जो कि रिक्वायर्ड है, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज होगी, वो टेंटेटिव अगस्त सितंबर 2025 में होगी। और इसके पहले डियर स्टूडेंट, मैं आपको स्ट्रांगली सलाह दूंगा कि जो पास्ट 5 ईयर बुक है जो अमेजन पे है, और सीयूईटी पीजी गाइड, ये दोनों अमेजन पे है। इसको जो है आप ले करके इससे आप तैयारी शुरू कर दें। PYQA यहाँ मिल जाएगी आपको, पूरे एग्जामिनेशन टेक्निक। वेट मत कीजिए कि नई एडिशन निकलेगी, तो उसका कारण ये है कि ये फुल्ली अपडेटेड है। इस साल के एग्जामिनेशन में कोई अभी तक सिलेबस चेंज नहीं है, इसलिए फुल्ली अपडेटेड है। यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर साइकिल का वेट कर रहे हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी उस टाइप के एग्जामिनेशन के लिए जो कि सितंबर से दिसंबर के बीच में फॉल करती है, तो आपका इंतजार खत्म होगा अगस्त सितंबर 2025 में। ये भी बैच लॉन्च होगी, वेट फॉर दैट। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो 12 दिन के लिए जून में उलझ पड़े ईरान और इजराइल, और उसमें एंट्री हो गई ड्रामेटिक वे में यूएसए की भी। यूएसए शायद पहली बार कई सालों में अफगानिस्तान के और इराक के वॉर के बाद डायरेक्ट किसी जगह पे बम बरसा रहा था। बीच में हुती एंड अदर्स थोड़ी बहुत उन्होंने किए थे, बट इस टाइप से किसी सॉवरेन कंट्री पे सीधे अटैक यूएसए ने बहुत दिनों बाद किया था। तो ये जो 12 दिन की जो झड़प थी, इजराइल तो पिछले 1.5-2 सालों से सभी जो मुस्लिम जो एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उससे वो लड़ाई कर ही रहा है, लेकिन सीधा अटैक दो कंट्री के बीच में वॉर होना जो है एक नई बात थी मिडिल ईस्ट में, बहुत ही भयावह। तो चलिए उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर के थ्रू। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, विच कंट्री वाज मीडिएटिंग बिटवीन यूएसए एंड ईरान ऑन न्यूक्लियर डील बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वॉर बिटवीन ईरान एंड इजराइल। हो ये रहा था कि ईरान और यूएसए दोनों जो है बातचीत कर रहे थे। 5 दौर की बातचीत हो गई थी, और ये बातचीत हो रही थी ईरान के न्यूक्लियर डील को लेके, जो कि 2015 में पहले हुई थी, जिसको JCPOA कहा गया था, जिसमें ये था बेसिकली कि ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, लेकिन उसके सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के विकास के लिए जो है वर्ल्ड हेल्प करेगा, उस पर सैंक्शन हटाए जाएंगे। IAEA के निरीक्षण में, निर्देशन में जो है वो अपने सिविल न्यूक्लियर जो जो एनर्जी होती है उसके विकास के लिए वो काम कर सकता है। ये एग्रीमेंट 2015 में हुई थी। उसी की बातचीत को आगे जो है बढ़ाने की 5 दौर की बातचीत हो गई थी। मैं पूछ रहा हूं ये किस कंट्री में हुई थी, और ये कंट्री जहां पे कि ये ऑलरेडी बातचीत चल रही थी, ये है ओमान। अब यहाँ पे थोड़ा ओमान और येमेन में थोड़ा फर्क समझिए। येमेन जो है, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, येमेन वो है जहां हुती ऑपरेट करते हैं, जो ये लाल सागर है, रेड सी, उसके मुहाने पे है। ओमान जो है ये पर्सियन गल्फ, जिसको हम लोग फारस की खाड़ी कहते हैं, पर्सियन गल्फ, और ये गल्फ ऑफ ओमान है, वहाँ पे है ओमान। और ये दोनों जो टुकड़ा है सऊदी अरब के नीचे ओमान और यमन से बटा हुआ है।
ओमान के ऊपर में यूनाइटेड अरब अमीरात है, जहां दुबई और अबू धाबी जैसे बड़े शहर हैं। यहाँ कतर है, जहाँ अल जजीरा बेस्ड है, बहरीन है, छोटे छोटे कंट्री हैं ये सब। और यहाँ पर्सियन गल्फ के ऊपर में जो है कहीं पे ईरान है। और ये जो है स्ट्रेट ऑफ हरमुज है। ये स्ट्रेट ऑफ हरमुज भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये अभी इतना न्यूज़ में आ गया। ईरान ने ये कहा कि यदि मुझ पे इस टाइप से अटैक किया गया है अमेरिका के द्वारा, इसराइल के द्वारा, तो मैं जो है हरमुज स्ट्रेट को बंद कर दूंगा, क्योंकि ये ईरान के बिल्कुल एक तरह से कब्जे में है। यदि ईरान ने अपनी यहाँ सेना भेज के कुछ डिसरप्ट कर दिया तो ये, और आपको पता होना चाहिए कि विश्व का करीब एक चौथाई जो तेल का जो निर्यात होता है वो हरमुज स्ट्रेट से होता है। यही मतलब बहुत पतला सा एक स्ट्रेट, मतलब पानी की पतली धार जो इन दोनों पर्सियन गल्फ और इस सी को जो जो अंध महासागर है उसको जो है जोड़ती है। तो यदि ये चोक हो जाता है तो समझिए कि क्या हैवोक दुनिया में होती, पूरे वर्ल्ड में इस पे हो रही थी कि फिर क्या होगा यदि ये चोक हो जाएगा। तो ये भी कई लोग कहते हैं कि हरमुज स्ट्रेट के चोक को बंद करने के लिए ही यूएसए ने आनन फानन में जो है समझौता करवाया, संधि समझौता करवाया इजराइल और ईरान के बीच में, और ये युद्ध रुका। सो ओमान में ये बातचीत चल रही थी। अब ये भी आप समझिए कि क्या मजाक है कि आप एक कंट्री के साथ में ऑलरेडी जो है 5 दौर की बातचीत करते हैं, और फिर एक दूसरी आपकी सहयोगी कंट्री उस पर अटैक कर देती है, फिर आप भी अटैक कर देते हैं, लाइक दैट। What were the names of the 3 nuclear facility sites in Iran on which USA dropped bunker buster bomb in June 2025? इसमें हुआ ये था कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो 3 जगह पे चलाई जा रही थी। पहले चलिए उसका नाम देख लेते हैं। वो था नानटाज, फौजो और इस्फहान। अब ये तो चलिए अच्छा हुआ कि इस वॉर के चलते हम लोग को ये तीनों नेम पता लग गए। हम लोग को ये पता नहीं था, लेकिन इन तीनों जगह पे चलती थी। ये सब पहाड़ी इलाका है और ईरान ने यहाँ पे अंदर में, मतलब करीब 50 मीटर अंदर, पहाड़ के अंदर में जो है फैसिलिटी बनाई हुई है, जिससे कि उसको कोई बॉम्ब, नॉर्मल बॉम्ब जो है वो उसको तबाह ना कर सके। अब क्या हुआ कि इजराइल के पास में ऐसे बॉम्ब नहीं है जो इतने अंदर तक जो है तबाही मचा सके। इसके चलते अमेरिका को उसने रिक्वेस्ट किया और अमेरिका ने ऑबलाइज किया, और अमेरिका ने उस पे इन तीनों साइट पे बंकर बस्टर बम गिराया। तो बंकर बस्टर बम तो खैर कोलोकियल नेम है, मतलब एक पॉपुलर नेम है। इसका जो रियल नेम है आगे मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। और उससे अमेरिका ने यह दावा किया, ट्रंप ने, कि वो साइट जो है पूरी तरीके से मिट गया, मतलब कि बर्बाद हो गया। लेकिन ईरान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नुकसान हुआ है। इवन अमेरिका के जो पेंटागन का जो रिपोर्ट होती है उसमें भी इसी तरह की बात कही गई कि पूरी तरीके से तो मिटा नहीं, काफ़ी बचा हुआ है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ईरान ने अटैक के, अमेरिकन अटैक के कुछ घंटों पहले ही या कुछ दिन पहले ही ट्रक से जो इन रीच्ड यूरेनियम था उसको ट्रक में भर करके वो दूसरी जगह लेके चले गए, लाइक दैट। अब इस पे अभी भी कोई एका नहीं है कि क्या सचमुच में कितना नुकसान ईरान के न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको पहुंचा है। लेकिन ये 3 साइट आपको याद होनी चाहिए एग्जामिनेशन पर्पज से। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूक्लियर डील बिटवीन ईरान एंड P5+1 इन 2015? ये यही क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था जब मैं बता रहा था कि ओमान में पीस टॉक चल रही थी। 2015 में, डियर स्टूडेंट, एक न्यूक्लियर डील होती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उसका नाम था ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। आप इसको ईरान न्यूक्लियर डील कह सकते हैं। इसमें जो मैंने बताया वही ऑब्जेक्टिव था। एक तरफ ईरान के लिए फायदा यह था कि सैंक्शंस हट जाएंगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस, तो वहां पे जो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही है वो दूर हो जाएगी, उसका जो बहिष्कार किया जा रहा है उसके तेल का, उसके सामान का एंड ऑल। और दुनिया को ये था कि मिडिल ईस्ट थोड़ा स्टेबल होगा, कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। इसके लिए ईरान मान गया था। P5+1 के साथ उसने समझौता किया था। P5+1 जो है समझिए क्या है। P5 तो 5 परमानेंट मेंबर हैं UNSC के, USA, UK, फ्रांस, ब्रिटेन एंड चाइना एंड रसिया, एंड 1 जो है वो जर्मनी है। इन 6 कंट्री ने मिल करके जो है डील किया था ईरान के साथ। ट्रंप जब आए थे अपने पहले शासनकाल में, तो ये 2018 में बहुत सारी चीज़ों से निकल के भाग गए थे, तो ये JCPOA से भी ये निकल गए थे, तो इन्होंने डील को तोड़ दिया था। अब जो है फिर इस बार जब वो आए हैं तो फिर से उस डील को करने की कोशिश कर रहे थे ओमान में,
और उसके बाद ही ये जो है अटैक शुरू हो गई। What was the technical name of the fighter jet and bomb USA used to bomb Iran's nuclear site? अब वही कर रहे हैं कि आपको टेक्निकल नेम भी जानना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। जो बंकर बस्टर बम जो यूएसए ने गिराया ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पे, उसका टेक्निकल नेम क्या था और वो किस फाइटर जेट प्लेन से गिराए गए थे। तो चलिए देखते हैं। ये है वो फाइटर जेट प्लेन जिसमें वो बम को रख करके और इस तरह से गिराया गया। यहाँ ऐसे सीरीज ऑफ बम जो है गिराए गए। ये है बॉम्ब। तो ये बॉम्ब यदि आप देखें तो इसका नाम है B2, ये है GBU-57A-B मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP। इसको पॉपुलरली बंकर बस्टर बॉम्ब कहते हैं। और ये जो फाइटर प्लेन है इसका नाम है B2 स्पिरिट स्टील्थ स्ट्रैटेजिक बॉम्बर। इसके अलावा इन्होंने जो है टॉम हॉक जो है क्रूज मिसाइल, ये तो बहुत पुराना है और बहुत फेमस है, मिडिल ईस्ट में ये काफ़ी यूज़ करते हैं। ये क्रूज मिसाइल मतलब जो कि बहुत दूर मतलब 2500 या 5000 किलोमीटर तक की दूरी जो है से जो है वो मिसाइल जा करके हिट कर सकती है टारगेट को, क्रूज मिसाइल कहते हैं। सो इन्होंने टॉम हॉक जिसका कि टेक्निकल नेम है BGM-109 इन्होंने यूज़ किया था नांतेज और इस्फहान पे। What was the name of a counter operation of Iran against Israel operations Israel's ऑपरेशन राइजिंग लाइन? हम लोग को सबको पता है कि इजराइल ने जो ये 12 दिन का युद्ध किया उसका नाम उन्होंने रखा था द राइजिंग लाइन। उसके अगेंस्ट में ईरान ने जो क्या कोड नेम रखा, जो उन्होंने प्रतिकार किया, जिनमें उन्होंने सैकड़ों मिसाइल जो है इजराइल के डिफरेंट शहर पे, तेल अबीब, हाइफा, इन सब पे गिराया, उसका क्या नाम उन्होंने रखा था ईरान ने? उसका नाम रखा था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस। सो राइजिंग लायन वर्सेस ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। वेयर इन मिडिल ईस्ट यूएसए हैज इट्स लार्जेस्ट मिलिट्री बेस? ये न्यूज में क्यों आ गया कि जब यूएसए ने ईरान पे बंकर बस्टर बम गिराए तो ईरान ने भी प्रतिकार में यूएसए के सबसे जो लार्जेस्ट मिलिट्री बेस है कतर में, जिसका मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका नाम है अल उदैद एयर बेस इन कतार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कतर, और यहाँ पे जो है अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, उस पे उसने मिसाइल गिराया। वैसे उस मिसाइल से कोई क्षति हुई नहीं, ये एक तरह का सिंबॉलिक था। और ऐसा भी था कि इन्होंने मिसाइल गिराने से पहले ही यूएसए को बता दिया था कि भाई मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, तो मैं तुम्हारे मिलिट्री बेस पे मिसाइल गिरा रहा हूँ। इसलिए भी अमेरिका को कोई इससे ना तो तकलीफ हुई ना दुख हुआ, और उसका कोई पीस एग्रीमेंट जो आगे हुई इस पर कोई असर भी नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी ईरान ने शो किया कि हाँ, हम कहीं भी मिसाइल गिरा सकते हैं। इसके अलावा आपको ये जानना चाहिए कि यूएसए के मिडिल ईस्ट में करीब 12 ऐसे मिलिट्री बेसेज हैं जहां से उसकी क्रूज मिसाइल लॉन्च होती है, वहां से उसके जहाज रिफ्यूल होते हैं, वहां से उसके फाइटर जेट उड़ते हैं। तो आप ये इस चीज से आपको ये समझना चाहिए कि आज के समय का जो इंपेरियलिस्ट पावर है वो यूएसए है। यूएसए केवल ऐसा नहीं है कि अपने घर में सिमटा हुआ है और वहां से वो लड़ाई करता है, उसने हर जगह मिलिट्री बेस बना रखे हैं। जापान के बगल में, हवाई में, तो सॉरी पर्ल हार्बर में, तो इंडिया के बगल में जो है डियागो गार्सिया में, तो मिडिल ईस्ट में हर जगह उसने बना रखे हैं, और जिससे कि वो पूरी दुनिया पे नजर रख सके और जहां मर्जी हो वहां अटैक कर सके। What was the name of Israel's secret operation to kill more than a dozens of Iran's top nuclear scientists during its overall Operation Rising Lion in June 2025? ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और ये देखिए क्या इन्होंने किया, जो कि एक सोचने की बात है कि कोई कंट्री यदि ऐसा कर पाए। इजराइल इतना छोटा कंट्री है तो कितनी बड़ी बात है। इस राइजिंग लायन ऑपरेशन के तहत इजराइल ने किया क्या कि ईरान के जो टॉप मिलिट्री कमांडर थे और जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, सबको चुन चुन के इन्होंने मार दिया। अपने मतलब सीधे बॉम्ब गिरा के उनके, वो सोए हुए हैं घर में, एकदम बिल्कुल इनको पता है इनके जासूस को कि किस बेडरूम में है, उस बेडरूम के खिड़की से जो है वो मिसाइल या बॉम्ब जो है अंदर जाती है और वो फटता है और वो मर जाते हैं। मतलब आप सोच, मतलब ऐसा कोई कंट्री मुझे नहीं लगता है कि इतना
प्रिसाइज वे में किसी दूसरे कंट्री के अंदर घुस करके उसके टॉप जो इकोलॉन होते हैं लीडरशिप के, चाहे मिलिट्री या साइंटिस्ट, को इस तरह से खत्म कर सकता है। मैं पूछ रहा हूं कि उस ऑपरेशन का क्या नाम था। इसका नाम उन्होंने दूसरा दिया था, ये ऑपरेशन राइजिंग लाइन का पार्ट था, लेकिन ये जो ऑपरेशन था कि हम ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ही मार देंगे जिससे कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना पाए, उसका क्या नेम था? उसका नेम था ऑपरेशन नार्निया। नार्निया एक बहुत फेमस नॉवेल है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, और ये उन्होंने नाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब हम लोग जो है 12 दिन के वॉर से निकल गए हैं। तो ये जो 12 दिन का जो वॉर हुआ ईरान इजराइल का, उसने इतने सारे जो हैं जीके के क्वेश्चन या करंट इवेंट के क्वेश्चन हमें दिए। 2025 का नाटो समिट होता है। इस नाटो समिट के बीच में से ही ट्रंप भाग करके यूएसए आ जाते हैं, और उसके बाद ही वो जो है बंकर बस्टर बम जो है गिराते हैं ईरान पे। तो मैं पूछ रहा हूं कि ये नाटो समिट, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, नाटो समिट से भाग के नहीं गए थे, G7 समिट से भाग के गए थे। नाटो समिट जो है इस बंकर बस्टर बम के गिराने के बाद हुआ, सॉरी। और जब वहां आप जाते हैं तो एक बहुत ही चापलूसी भरा एक न्यूज आता है कि जो नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल है, नाम तो मैं भी नहीं बताऊं क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उन्होंने इनके प्रेज में उस टाइप की चापलूसी भरी बातें की जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के बारे में भाट चारण किया करते थे कि आप तो बिग डैडी हो इस दुनिया के, आप कुछ भी कर सकते हो, महान राजा, एंड लाइक दैट ट्रम्प। और ट्रम्प बहुत खुश हुए उस चापलूसी से। एनीवेज, मैं पूछ रहा हूं कि 2025 का नाटो समिट कहां पे हुआ है? और इसका सही जवाब है द हेग, नीदरलैंड में 24 और 25 जून 2025 को। नाटो के बारे में एक दो और क्वेश्चन चलिए जान लेते हैं, क्योंकि ये हमेशा न्यूज में रहता है आजकल। पहला है कि करंटली हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो? यही वो जनाब हैं जिन्होंने कि चापलूसी भरा जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट किया ट्रंप के बारे में। इनका नाम है मार्क रट। ये नीदरलैंड मतलब हॉलैंड के पूर्व प्राइम मिनिस्टर भी हैं और अभी नाटो के चीफ हैं। मैं ये भी पूछ रहा हूं आपको कि विच इज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन नाटो? इनफैक्ट नाटो जिस तरीके से अपनी एक्सपेंशन कर रही है, वही कई लोग कहते हैं कि यूक्रेन रसिया वॉर का कारण बना। तो नाटो एक समय में इसमें 27-28 कंट्री थी, आज ये 32 कंट्री हो गए हैं। इसमें और भी कंट्री ज्वाइन करने को एस्पायर कर रहे हैं। ये एकमात्र अभी इतनी बड़ी जो है एक मिलिट्री अलायंस है जो कि कोल्ड वॉर के टाइम की अलायंस है, लेकिन पता नहीं अभी भी क्यों चल रही है, जबकि इसके साथ के जितने अलायंसेस थे, मिलिट्री अलायंसेस, चाहे वो वॉर्सो पैक्ट हो, चाहे सीटो हो, चाहे सेंटो हो, वो सब जो है खत्म कर दिए गए। लेकिन नाटो फल फूल रहा है और बढ़ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ विच इज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन नाटो? नाटो को ज्वाइन करने वाले अंतिम कंट्री स्वीडन थे। उसके पहले फिनलैंड ने ज्वाइन किया था। स्वीडन ने 32वां नाटो मेंबर के रूप में ज्वाइन किया, फिनलैंड ने 31वां। यहाँ ये याद रखिए कि स्वीडन और फिनलैंड का नाटो में ज्वाइन करना बहुत अजीब था, क्योंकि दोनों कंट्री ने प्रण किया था कि हम मिलिटरली या पॉलिटिकली न्यूट्रल रहेंगे यूरोप के पॉलिटिक्स में। लेकिन फिर भी रसिया के यूक्रेन पे एग्रेशन को देख के दोनों इतने घबरा गए कि दोनों ने जो है नाटो को ज्वाइन कर लिया। अब मैं उस समिट का जिक्र कर रहा हूं जिसको बीच में छोड़ के ट्रम्प भाग के यूएसए चले गए और उसके बाद उन्होंने बंकर बस्टर बम गिराने की जो है आदेश दिए वहां से। वो G7 समिट था। तो G7 समिट पे, और इसके बहाने थोड़ी G7 के बारे में चलिए जानकारी ले लेते हैं। तो कहाँ पे G7 समिट हुआ जून में, वो मैं पूछ रहा हूँ। ये होता है इसको कैसे पढ़ेंगे, कनानास्किस, कनानास्किस कनाडा। बेसिकली एक रिसोर्ट जैसा है, पहाड़ी है, लेकिन ये अल्बार्टा जो वहाँ का जो प्रांत है, आप अल्बार्टा देख सकते हैं, बहुत फेमस नॉर्दर्न कनाडा में है अल्बार्टा। तो वहाँ पे जो है ये मीटिंग होती है। उसके बगल में आप देखिए कालगरी है। कालगरी बहुत ही फेमस जो है एक माइंस है जहाँ डायमंड निकलती है कालगरी में, तो ये माइंस टाउन कहलाता है। और कैनासिस कंट्री यहाँ पे है, उसमें एक रिसोर्ट में ये जो है G7 की समिट हुई थी। 2020 यहाँ पे जो है G7 के जो मेंबर हैं वो जरूर आप देख लीजिएगा, शायद मैं आगे बढ़ गया हूँ। G7 के मेंबर जो हैं वो दुनिया के एक समय में सबसे जो ताकतवर कंट्री थे। अब तो उसमें से कई मुझे नहीं लगता कि G7 के मेंबर बनने लायक भी हैं, जैसे इटली, उसकी क्या फाइनेंशियल ताकत है आई डोंट नो। तो लेकिन जो G7 है उसमें यूएसए और यूके के अलावा जो है फ्रांस है, इटली है, कनाडा है, जर्मनी है, जापान है,
जो एशिया से, लेकिन समझिए उसमें चाइना नहीं है, इंडिया नहीं है, रसिया नहीं है, तो ये कौन से बहुत बड़े हैं, आई डोंट नो। आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि ये दुनिया को कंट्रोल करते हैं। 2025 की अब हम लोग आते हैं ब्रिक्स समिट पे, जो 17वां ब्रिक्स समिट होने जा रहा है और इसी महीने होने जा रहा है। मैं पूछ रहा हूं कहां पे हो रही है। तो ब्रिक्स जो समिट हो रही है वो रियो डी जेनेरो, रियो इसको शॉर्ट में बोलते हैं, रियो डी जेनेरो, जो कि राजधानी नहीं है ब्राजील की, याद रखिए। कई स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि रियो डी जेनेरो जो है ब्राजील की राजधानी, ये सबसे पॉपुलर शहर है, जैसे इंडिया में मुंबई कह लीजिए। वहां की जो राजधानी है, जैसे इंडिया में दिल्ली है, वहां की राजधानी का नाम है ब्रासीलिया, उसको ऐसे लिखा जाता है, ब्रासीलिया। सो ब्रासीलिया है जो कि एक बहुत ही सोया सोया सा शहर है। रियो एक बहुत ही वाइब्रेंट टाउन है, पोर्ट टाउन है। तो वहाँ पे जो है समिट हो रही है और मोदी जी 6 देशों की यात्रा करते हुए जो है वो रियो वहाँ जाएंगे। तो अभी जो है वो निकले हैं, उसी के बहाने वो अर्जेंटीना और भी कई जगह जो है मोदी जी, नामीबिया अदर घाना भी जा रहे हैं, तो उसमें भाग लेने के लिए 17 ब्रिक्स समिट में। ब्रिक्स के जो मेंबर हैं वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इनफैक्ट मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, क्योंकि अभी कई नए मेंबर जो हैं ब्रिक्स को, पिछले बार जो कजान में हुई थी रसिया में, तो उसके बाद से इथियोपिया, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड ईरान, कई कंट्री ने जो है उसको जो है ज्वाइन कर लिया है, मतलब इन एडिशन टू जो पहले के 5 मेंबर थे। तो अब जो है उसके 10 मेंबर हो गए हैं। आप जरूर जो है ब्रिक्स के जो नए मेंबर हैं उनका ध्यान रखिएगा, उनके नाम याद कीजिएगा, क्योंकि वो जनरली एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने 3-4 का नाम आपको बताया। इथियोपिया है प्रोमिनेंटली, यूनाइटेड अरब अमीरात है और ईरान है, लेकिन इसके अलावा भी 1-2 कंट्री जो है शायद, और कौन कंट्री देख लीजिएगा, लेकिन उन्होंने भी जो है ज्वाइन किया है ब्रिक्स को, रसिया के कहने पे। यहाँ पे जरा सा डियर स्टूडेंट, ब्रिक्स और एससीओ का जो कंपोजिशन है थोड़ा समझिए। ब्रिक्स और एससीओ, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से यूएसए को एलर्जी है। यूएसए मानता है कि ये उसके अगेंस्ट में बनी हुई एक संस्था है, जिसमें कि रसिया और चाइना दोनों जो उसके एक दुश्मन है वो है, और ईरान भी, और एससीओ में भी ईरान है, अब इसमें भी ईरान है, और इंडिया जो है ये दोनों का मेंबर है। ये एक खटकती है बात यूएसए को, और यूएसए पब्लिकली कह चुका है कि इंडिया जो ब्रिक्स और एससीओ का मेंबर है वो हमें बिल्कुल नहीं भाता है। इसी तरीके से इंडिया जो क्वाड का मेंबर है, जो एक तरह का सिक्योरिटी एंड मिलिट्री अलायंस जैसा है, जिसमें कि इंडिया के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए है, वो बिल्कुल आंख की किरकिरी है चाइना और रसिया के लिए। वो इंडिया को उसमें नहीं देखना चाहते और उनको बहुत बुरा लगता है। इंडिया के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आप सोचेंगे कि हम दो नाव में पांव रखे हुए, तो यस, दोनों नाव में पांव रखे हैं, कई बार वो अच्छा नहीं होता है। जैसे अभी जब पाकिस्तान के साथ हमारा 4 दिन का कन्फ्लिक्ट हुआ, तो आपने देखा होगा कि रसिया ने कोई खास हमें सहयोग नहीं किया, क्योंकि वो उसको लगता है कि ये तो क्वाड का मेंबर है, और चाइना तो वैसे ही हमारा दुश्मन जैसा ही है, वो तो पाकिस्तान का दोस्त है। तो आज के समय में, और यूएसए ने क्या हमारी बदनामी की हम लोग सभी जानते हैं कि हमने युद्ध रुकवा दिया, लाइक दैट। तो आज के समय में इंडिया को बहुत ही संभल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया जिस तरीके से बटी हुई है, उसमें क्या बेस्ट हमारी फॉरेन अफेयर पॉलिसी हो सकती है, इस पर और सोचने की जरूरत है। पीस टॉक फॉर सीज फायर बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन इन जून 2025 हेल्ड इन विच कंट्री? ये तो एक तरह का फेलियर ही हो गया। पीस टॉक फॉर सीज फायर बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन हुई है जून में, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कहाँ हुई है, लेकिन उसका कोई असर हुआ नहीं। 3 दिन के लिए कुछ बंद होने की बात हुई, रसिया ने नहीं माना, फिर यूक्रेन ने नहीं माना, तो वॉर जो है चल रही है। लेकिन एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है कि कहाँ पे ये पीस टॉक हुई थी, और ये इस बार जो है टर्की ने ये लीड लिया था, इस्तांबुल टर्की ने। इसके पहले आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया में जो है पीस टॉक चली थी, जिसमें कि यूएसए ने भाग लिया था, और उसमें बात हुई थी। वहां भी कुछ बात बनी नहीं, टर्की के मीडिएशन में जो इस्तांबुल में हुआ, वहां भी कोई बात नहीं बनी। What is the name of controversial USA-based humanitarian aid agency distributing food in Gaza? अब ये जो है एक अच्छी न्यूज नहीं है, क्योंकि भूखे नंगे लोगों पे गोली चलाना, बम चलाना, उनको मारना, इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता, जो भी उसमें शामिल हो, जो भी परिस्थिति हो। क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूं कि
देखिए क्या हुआ है वहाँ पे UNWRA की ऑपरेशन बंद कर दी गई, जो ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन करती थी यूनाइटेड नेशन की। बाद में क्या हुआ कि जब वहाँ भूखे लोग मरने लगे गजा में, तो यूएसए की एक संस्था है जो इजराइल ने कहा कि इसको हम अलाउ करते हैं कि वो वहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूट करे भूखे लोगों पे। लेकिन क्या अजीब सी है कि उसके और मिलिट्री, इजराइल के मिलिट्री में क्या साठ गांठ है उस ऑर्गेनाइजेशन में कि लगातार गोली चलती है भूखों पे और लोग मारे जाते हैं, रोज न्यूज में आती है। उस कंट्रोवर्शियल संस्था का नाम मैं पूछ रहा हूँ, उसका नाम है गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, GHF। आप देख सकते हैं GHF का डब्बा है, इसमें खाने के सामान है, और आप यहाँ देख सकते हैं कैसे भूखे नंगे लोग जो हैं, नंगे वर्ड पे मत जाइएगा, मैं भूखे नंगे मतलब कोलोकियली कह रहा हूँ, मतलब ऐसे सिंबॉलिकली कह रहा हूँ, जिन लोगों के सब कुछ लूट गया है वो लोग भूखे नंगे मैं कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कि वो न्यूड है, लेकिन उनका सब कुछ एक तरह से लूट गया है, उनके घर को पूरी तबाह कर दिए गए हैं, वो सड़कों पे हैं। और उसके बाद जब खाने के लिए वो इस तरह से बिलबिलाते हैं तो GHF फाउंडेशन के स्टॉल पे ऐसी भीड़ लगती है और फिर उन पे गोली चलती है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैं कहूँगा कि हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि हम किसके पक्ष में हैं, इजराइल और फिलिस्तीन, ये नहीं है। मानवता के पक्ष में हमें होना चाहिए, चाहे आदमी इजराइल में मरे, बच्चे और वोमेन, चाहे वो फिलिस्तीन में मरे, चाहे कहीं मरे, हमें संवेदना जो है बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये ह्यूमन जो है मारे जा रहे हैं, इट इज़ ए ह्यूमन ट्रेजिडी, चाहे जैसे भी हो इसका जो है खात्मा होना चाहिए। अब आइए कुछ जो है खेल की खबरों को जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। इस मंथ में काफी खेल की खबरें जो है छाई रही हैं। सबसे पहले मैं पूछ रहा हूं कि विच यूरोपियन फुटबॉल क्लब वॉन द UEFA चैंपियन लीग ट्रॉफी इन 2025। फुटबॉल की जो है पूरी कल्मिनेशन हुई, फुटबॉल मुझे पसंद है इसलिए मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूं। जो सबसे बड़ी जो क्लब फुटबॉल की चैंपियनशिप होती है उसको UEFA चैंपियनशिप लीग कहते हैं। उसमें यूरोप के टॉप जो क्लब होते हैं, जो अपने अपने क्लब जो जो चैंपियंस लीग होते हैं, जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग और फ्रेंच प्रीमियर लीग और ला लीगा, उन सब के चैंपियंस के बीच में जो है चैंपियंस लीग होती है, उसको किसने जीता है? सो चैंपियंस ऑफ चैंपियन, इसको जीतने वाली जो क्लब है ये फ्रांस की है, पेरिस सेंट जर्मन। और पेरिस सेंट जर्मन, इसको शॉर्ट में PSG कहते हैं। इसको ओन तो मुझे लगता है कि कोई मिडिल ईस्ट के कोई शेख ही करते हैं, शायद, पता कर लीजिएगा। इन्होंने जितना पैसा इसमें फेंका है वो किसी क्लब में इतना पैसा खर्च नहीं किया। इन्होंने एक टाइम में मेसी को ये लेकर के गए और सारे टॉप प्लेयर को इन्होंने दुनिया का खरीद लिया था, लेकिन फिर भी ये जो है चैंपियंस लीग नहीं जीत पाए थे, मतलब चैंपियंस ऑफ चैंपियंस नहीं बन पाए थे। लेकिन इस बार उनकी किस्मत जो है वो चमकी और उन्होंने जो है इंटर मिलान, जो कि इटली की बहुत ही फेमस क्लब है, उसको हरा करके इन्होंने जो है इस बार का UEFA चैंपियंस लीग जीत लिया। नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूं कि इंग्लिश प्रीमियर लीग, अब हम लोग, ये तो हुआ चैंपियंस ऑफ चैंपियन, लेकिन जो अंदर में जो अलग अलग कंट्री में जो यूरोप के मेजर जो चैंपियंस लीग चलते हैं, जैसे इंडिया में IPL चलता है क्रिकेट का, वैसे ही फुटबॉल में EPL, इनफैक्ट कई लोग कहते हैं कि IPL EPL का नकल करता है, तो वहाँ भी लोग ऐसे ही पागल होते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में। उसका चैंपियन 2025 में कौन बना? और ये बहुत ही फेमस फुटबॉल क्लब है लिवरपूल। लिवरपूल जो है वो चैंपियन बनता है, इनफैक्ट बहुत बार बना है, शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल ने शायद बराबर बराबर बार जो है 20 बार जो है ये इंग्लिश प्रीमियर लीग जीते हैं। नेक्स्ट है विच फुटबॉल क्लब वॉन द ला लीगा। जो स्पेन है वो भी फुटबॉल क्रेजी कंट्री है, वहाँ पे जो क्लब फुटबॉल होती है उसको, उस ट्रॉफी का नाम है ला लीगा। ला लीगा का मतलब क्या होता होगा? द लीग, ला मतलब द और लीगा मतलब लीग। सो ला लीगा जो है उसको किसने जीता है? यहाँ पे दो फेमस फुटबॉल जो 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 क्लब हैं दुनिया में, जो माने जाते हैं, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड, उसमें लड़ाई होती है। बार्सिलोना इज नोन फॉर मेसी, मेसी को उन्होंने ही जो है मेसी बनाया है, जब मेसी बच्चा था तब से वो बार्सिलोना में खेलता है। सो ला लीगा को किसने जीता है? तो इस बार फिर से जो है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने जीता, जबकि अब मेसी उसको छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक लिगेसी है और बार्सिलोना बहुत ही महान क्लब है, उसने इस बार फिर से ला लीगा को जीता। नेक्स्ट जो है विच जर्मन फुटबॉल क्लब वॉन द बुंडेसलीगा।
आप नाम भी सीख सकते हैं, ये सब एग्जाम में भी पूछा जाता है। वहाँ आपको इससे ये भी फायदा होगा कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको बुंडसटैग कहते हैं। तो बुंडस आप लीगा में पहले प्रीफिक्स लगा दीजिए बुंडस, तो बुंडस प्रीफिक्स हर जगह चलता है वहाँ, बुंडस लीगा। तो बुंडस लीगा जो है वो जर्मन क्लब फुटबॉल है, उसको किसने जीता है? इस जर्मन क्लब जो है बहुत महान है, जैसे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को लोग दुनिया में जानते हैं, या बार्सिलोना को, रियल मैड्रिड को स्पेन में लोग जानते हैं। उस तरीके से आप यदि जर्मनी जाएं तो बायरन म्यूनिक उस टाइप का महान क्लब जर्मनी की मानी जाती है। फाइनली जो है फ्रांस भी आगे आता है, फ्रेंच क्लब फुटबॉल, जिसको कि कू द फ्रांस टाइटल बोलते हैं 2025 में। यहाँ पे किस क्लब ने जीता? तो ये तो उसी क्लब में जीता जिसने कि सभी क्लब को हराया, मतलब ये क्लब जो है चैंपियंस ऑफ क्लब बनी। आप देख सकते हैं कि पेरिस सेंट जर्मन, बायरन म्यूनिक, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, लिवरपूल सब जो है खेलते हैं और फिर जीतते हैं उसमें पेरिस सेंट जर्मन। तो कितनी खुशी वहां के लोगों को हुई होगी। फाइनली जो है यस, एक और छूट गया था, इटली भी जो है फुटबॉल क्रेजी कंट्री है यूरोप में, और वहां भी एक लीग चलती है, उसको सेरी ए बोलते हैं, सेरी ए लीग। और उसको किसने जीता है? उसको जीतने वाले हैं नेपोली क्लब। अब देखिए नेपोली वो क्लब है जिसमें कि एक समय में डियोगो मैराडोना खेलते थे, और यही खेल के उन्होंने अपने को डियोगो मैराडोना बनाया, महान प्लेयर बनाया। तो नेपोली को इसके लिए जाना जाता है। ये भी जान लीजिए कि इंटर मिलान जो कि सेकंड मतलब रनर अप रही चैंपियन, ये तो पेरिस सेंट जर्मन ने तो फर्स्ट पोजीशन लिया क्लब ऑफ क्लब चैंपियनशिप में, लेकिन सेकंड जो है वो इटली की ही क्लब लेती है, इंटर मिलान। तो इटली भी एक फुटबॉल क्रेजी कंट्री है। नेक्स्ट है विच टेनिस प्लेयर वॉन द मेंस फ्रेंच ओपन टेनिस 2025। फ्रेंच ओपन टेनिस जो है जून में खत्म हुई, जुलाई में उससे भी बड़ी एक टेनिस की टूर्नामेंट चल रही है, जिसको विंबलडन कहते हैं, जो ग्रास पे खेली जाती है। जो फ्रेंच ओपन है वो लाल बजरे की मिट्टी पे खेली जाती है, उस जगह का नाम है रोलैंड गैरो। वहाँ पे जो है लाल लाल आपको कोर्ट दिखेगी, और वहाँ पे जीतना बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, बहुत पसीना गर्मी के टाइम में होती है। तो किस प्लेयर ने जीता है? और ये प्लेयर जो है एक बच्चे हैं, एक तरह समझिए टीन है, इनका नाम है कार्लोस अल्कराज, जो स्पेन के हैं। जनरली जो है स्पेन के प्लेयर ही लाल बजरी पे अच्छा खेलते हैं। इसके पहले आपको पता होगा राफेल नडाल, जिन्होंने फ्रेंच ओपन को अपना एक तरह से घर बना लिया था स्पेन के, उन्होंने कितनी बार जीता था। अब उसी के लाइन पे चलते हुए कार्लोस अल्कराज हैं जिन्होंने जीता है। विंबलडन में भी लोग कह रहे हैं कि कार्लोस अल्कराज जीत सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। विच वुमेन टेनिस प्लेयर वॉन द फ्रेंच ओपन 2025? वुमेन को भी हम लोग को नहीं भूलना चाहिए। वैसे तो अभी वुमेन टेनिस में एक तरह का लल है, मतलब कोई बहुत फेमस प्लेयर का नाम आप नहीं सुनेंगे। जो फ्रेंच ओपन जिन्होंने जीता वो अमेरिका की हैं, कोको गॉफ, आप इनको देख सकते हैं। विच चेस प्लेयर वॉन द नॉर्वे चेस चैंपियनशिप ऑफ 2025? ये टूर्नामेंट जो है चेस की विंबलडन आप कह सकते हैं, और इसमें दुनिया के 8 सबसे या 8 या 10 सबसे बड़े चेस प्लेयर जो होते हैं फीडे रैंकिंग में, जो एसोसिएशन है उसकी जो फीडे रेटिंग होती है उसमें होते हैं सबसे टॉप प्लेयर। यहाँ पे मैग्नस कार्लसन भी थे, और इंडिया के जो रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन है वो भी थे। तो हम लोग इसको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे थे कि क्या इसमें कोई इंडियन जीत सकता है, और जीतते जीतते रह गए। लेकिन अल्टीमेटली किसने जीता? वही जो हर टूर्नामेंट जीत ही लेता है, उसका नाम है मैग्नस कार्लसन ऑफ नॉर्वे। वो तो वहाँ का लोकल लड़का था, तो उसने जीता तो कोई बात नहीं। और ये तो इतने महान प्लेयर बन गए हैं कि ये कहते हैं कि मुझे मोटिवेशन नहीं होती है चेस खेलने का, क्योंकि अब मेरे पास कंपटीशन नहीं है। तो इस टाइप की दम्भ भरी बातें ये कहते हैं मैग्नस कार्लसन, और इनको नहीं कोई हरा पा रहा है, बात यही है। हु इज करंटली द वर्ल्ड चेस चैंपियन? और ये अब ये क्वेश्चन का जवाब में ये भी आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड चेस चैंपियन इसलिए ये प्लेयर हैं जो लिखा गया, क्योंकि मैग्नस कार्लसन ने खेलने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं खेलूंगा ही नहीं वर्ल्ड चेस चैंपियन, अब मुझे नहीं बनना है। तो मैदान खाली हुआ, तो एक इंडियन ने बाजी मारी, ये भी बहुत बड़ी बात है। डी गुकेश जो है इंडिया के, उन्होंने जो है चेस चैंपियनशिप जीता मैग्नस कार्लसन के एब्सेंस में। इस टूर्नामेंट में नॉर्वे चेस चैंपियंस में गुकेश भी खेल रहे थे, और हम लोग को आशा थी कि शायद गुकेश जीतेंगे, और जीतने कगार पे पहुंच गए थे एक तरीके से, लेकिन वो जीत नहीं पाए और मैग्नस कार्लसन ही जीते।
विच कंट्री वॉन द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ये न्यूज हमारे हमारे मन में खटास पैदा करता है, क्योंकि 2 साल तक लगातार हम लोग आईसीसी की जो टेस्ट चैंपियनशिप होती थी उसके फाइनल में पहुंचते थे, लेकिन दोनों बार हम लोग हार गए। शायद एक बार न्यूजीलैंड में, एक बार इंग्लैंड में हुई थी, और हम लोग दोनों बार हार गए। शायद दोनों बार क्या हम लोग ऑस्ट्रेलिया से हारे शायद। इस बार हम लोग पहुंच ही नहीं पाए। इतना खराब हम लोगों ने टेस्ट में प्रदर्शन किया, न्यूजीलैंड ने आके हमें धो दिया इंडिया में, हम ऑस्ट्रेलिया में जाके हार गए, उसके चलते हम फाइनल में नहीं पहुंच पाए। इस बार फाइनल में पहुंचे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, और चमत्कार ये हुआ कि वो कंट्री साउथ अफ्रीका, जिसको चोकर कहा जाता है क्रिकेट में, मतलब कि वो हर बड़े टूर्नामेंट के मुहाने पे आके वो डूब जाते हैं, चाहे सेमीफाइनल हो चाहे फाइनल हो, और उन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया को हराया और हरा के जीता। ये इतनी बड़ी न्यूज़ बनी, तो चलिए उसको हम लोग शेयर कर रहे हैं कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका जीतती है। What is the name of the trophy for which currently India and England test teams are playing in England? अभी आपको पता है कि जब हम लोग बातें कर रहे हैं तो आज उस सेकंड टेस्ट का सेकंड डे है जिसमें इंडिया जूझ रही है। फर्स्ट टेस्ट हम लोग बहुत अजीब तरह से हार गए, जो हारना नहीं चाहिए था। सेकंड टेस्ट में भी बैलेंस बना हुआ है, इंडिया ने करीब 300 से ऊपर रन बनाया है 5 विकेट पे। चलिए देखते हैं क्या होता है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये हम लोग किस ट्रॉफी के लिए ये खेल रहे हैं, उस ट्रॉफी का नाम क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है ये नेम। ये है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। मतलब यदि जीतती है इंडिया तो उसको मिलेगा तेंदुलकर एंडरसन। एंडरसन जो है वहाँ के बहुत ही फेमस बॉलर रहे हैं, जेम्स एंडरसन, जो अभी हाल हाल तक खेले हैं। अब तेंदुलकर को कौन नहीं जानता। तो इसी बहाने जो है ये भी क्वेश्चन देख लीजिए कि जब हम बायलेटरल टेस्ट सीरीज खेलते हैं, बायलेटरल मतलब केवल 2 कंट्री, इंडिया और इंग्लैंड खेल रहे हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, इसको बायलेटरल कहते हैं। बायलेटरल टेस्ट क्रिकेट जब हम ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, अभी हाल में हम लोग ने खेला, हार गए थे, तो वो हम किस ट्रॉफी के लिए खेलते हैं? और ये हम लोग खेलते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए। तो ये सब भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। What was the name of a humanitarian ship to Gaza Strip which with Greta Thunberg on board? तो ये तो थोड़ा पुराना न्यूज़ हो गया, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, क्योंकि एक छोटी सी जहाज को फोटिला कहते हैं, यार्ड जैसा होता है, उसका नाम मैडलिन था। वो जाती है बहुत सारे फूड और एड लेकर के, फर्स्ट एड एंड दवाई और राशन रसद हेल्प करने के लिए। ये ज़्यादा सिंबॉलिक था, सबको पता था कि इजराइल घुसने देगा नहीं, इजराइल ने उसको रोक दिया, सबको गिरफ्तार करके भगा दिया वहाँ से, फिर अपने अपने कंट्री। उसमें जो है ग्रीटा थनबर्ग, जो कि एक यंग लेडी हैं स्वीडन की, जो कि जानी जाती हैं अपने इन्वायरमेंट के प्रोटेस्ट के लिए पूरी दुनिया में, और ये एक तरह से एक्टिविस्ट हैं, लिखती रहती हैं हर जगह। इंडिया में भी कई लोग इनको जानते हैं, इनके बारे में बहुत अपोजिट ओपिनियन रखते हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत ही बुरी है, कुछ लोगों के लिए अच्छी है, लाइक दैट चलता है इंडिया में। तो वो भी इस शिप में थी, वही लीड कर रही थी। तो इस शिप का नाम था मैडलिन। आप फोटो जाके देखिएगा, और गीता थनबर्ड को जब गिरफ्तार किया गया उन्होंने क्या कहा, ये सब आप पढ़ सकते हैं। हु इज माइगुल उराइबे टोरबे? ये एक क्यों मैंने न्यूज लिया मैं बताता हूँ। ये जो है एक कोलंबियन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। कोलंबिया में प्रेसिडेंट की इलेक्शन होने वाली है। कोलंबिया साउथ अमेरिका की एक बहुत ही प्रोमिनेंट कंट्री है, जिसकी राजधानी बगोटा है। वहाँ पे वो जो है वो अपना कैंपेन कर रहे थे, और वहाँ उनके सर पे 3 गोली मारी गई। वैसे वो बच गए हैं, परहैप्स, जो मैंने देखा, ईश्वर की कृपा है कि उनकी मौत नहीं हुई है। लेकिन ये दर्शाता है कि इलेक्शन कितना जो है एक तरह से भयावह होते चले जा रहा है। क्या डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं जहाँ गोलियों के बल पे जो है इलेक्शन हो? बिल्कुल ये डेमोक्रेसी नहीं है। और लैटिन अमेरिकन कंट्री जो है इस टाइप के ब्लडी इलेक्शन के लिए जाने जाते हैं। इंडिया में भी वेस्ट बंगाल में जो है हिंसा होती है, वो भी एक बहुत ही गलत ट्रेंड है इलेक्शन में। चाहे पंचायत का इलेक्शन हो चाहे विधानसभा, गोलियां चलती है। बिहार में भी लाठी गोलियां चलती है। तो इंडिया में भी हमें सबक लेना चाहिए कि डेमोक्रेसी इज नॉट थ्रू बैरल ऑफ गन, नो नॉट एट ऑल। आरआईसी ट्रोइका कंसिस्ट ऑफ विच 3 कंट्री? ये एक छिपा हुआ एक ट्रोइका, ट्रोइका मतलब 3 कंट्रियों का समूह को कहते हैं। तो आरआईसी ट्रोइका क्या है? इसमें नेम ही उसका डेफिनेशन है, आर रसिया, आई इंडिया और सी चाइना। आप देख सकते हैं कि इन्होंने मिल करके एक एक पार्टनरशिप बनाया था, और इन्होंने ये कहा था कि हम लोग डायलॉग करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे डिफरेंट एरियाज में, हम लोग मेजर यूरेशियन पावर है।
इसकी कितनी बैठक होती है क्या मुझे पता नहीं, क्योंकि इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट के बाद पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इंडिया जो है RIC ट्रोइका का मेंबर है, SCO का मेंबर है, ब्रिक्स का मेंबर है, और इन सब में इंडिया, चाइना और रसिया है। तो आप समझ सकते हैं कि USA को कितनी किरकिरी लगती होगी, और इंडिया दूसरी तरफ क्वाड का भी मेंबर है। तो अगेन मैं कह रहा हूं कि ये जो बैलेंसिंग एक्ट है ये बहुत डिफिकल्ट इंडिया के लिए हो रही है। ये फील हम लोगों को होना चाहिए, और कैसे हम इसे बनाए रखें हम सब कंट्रीमैन को सोचना चाहिए। Who has been elected as South Korean new president? तो ये जो है एक अलग ही एक आयरनिकल न्यूज है। साउथ कोरिया जो इतनी अच्छी इकोनॉमी मानी जाती है, एक चमत्कार माना जाता है, उसकी जो कार है इंडिया में हुंडई और किया चलती है, उसकी सैमसंग कंप्यूटर से लेके और फ्रिज तक हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसे कंट्री में क्या पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल धमाल हो रही है कह लीजिए, या बकवास हो रही है पॉलिटिकल, जहाँ पे कि एक प्रेसिडेंट जो है वो मार्शल लॉ लागू कर देता है, फिर उसको इम्पीच किया जाता है, उसको जेल भेजने की कोशिश करते हैं, तो उसके गार्ड जो है लड़ाई करते हैं गवर्नमेंट के गार्ड से, और ये सारी जो है गलत चीज़ें। साउथ कोरिया एक बुरी तरह से बदनाम हो रहा है अपने पॉलिटिक्स में। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इन सब को हटा के साउथ कोरिया ने फिर से नए प्रेसिडेंट का चुनाव किया, कौन बने नए प्रेसिडेंट? सो नए प्रेसिडेंट जो बने हैं इनका नाम है ली जै म्यूल। आई होप कि साउथ कोरिया में सैनिटी लौटेगी और फिर से एक बार वहां पे अच्छी पॉलिटिक्स होगी। यही मैं कह रहा था। ये जनाब जो है यून सुक योल, ये जो है प्रेसिडेंट थे साउथ कोरिया के। इनको पता नहीं क्या अचानक आया, एक दिन इन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जिसके तहत कि वहाँ मार्शल लॉ लगा दिया। ऐसा पावर है वहाँ के प्रेसिडेंट को। इस पर वहाँ की विरोधी दल, जनता सब भड़क गए, उनको हटा दिया, उनको नज़रबंद कर दिया, एक तरह से घर में बंद कर दिया, उन पे इम्पीचमेंट चला, और फिर जो है एक दूसरे प्रेसिडेंट आए उसको भी हटा दिया गया। बहुत तमाशा वहाँ पे हुआ है। अब जाकर के वहाँ पे ली जय मैंग जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं। लेट्स होप। साउथ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है वो 5 साल के लिए जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट। जैसे हम लोग अपने यहाँ इलेक्शन करते हैं या USA में होती है, उसी टाइप से सीधे जो है जनता प्रेसिडेंट को चुनती है। उनके पास में बहुत सारे पावर होते हैं क्योंकि वो जनता से सीधे चुने जाते हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ी ना इसी के बहाने जो है साउथ कोरिया के पॉलिटिक्स को समझते हैं कि वहां कैसी पॉलिटिक्स है जो इतनी घालमेल हुई है। साउथ कोरिया, पहले तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यूनिटरी है या फेडरल है? ये आप जवाब दीजिए। आपने यदि गेस कर लिया है ये यूनिटरी है, तो ये इंडिया जैसे नहीं है, ये यूके के जैसा है। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट, नो, एक ही गवर्नमेंट होती है, और प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है, मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम है अमेरिका के जैसा, USA के जैसा, इंडिया जैसा नहीं है। रिपब्लिक तो दोनों ही रिपब्लिक है क्योंकि जनता चुनती है हेड ऑफ द स्टेट को। व्हाट इज द नेम ऑफ इट्स यूनिकैमरल लेजिस्लेचर? चूंकि ये फेडरलिज्म नहीं है तो यहाँ पे कोई दो हाउस की भी जरूरत नहीं है, एक ही हाउस यहाँ पे है। यूनिकैमरल मतलब कि एक हाउस होता है लेजिस्लेचर का। उसका नाम क्या है? उसका नाम बहुत ही जनरल है जो हर कंट्री में रहता है, द नेशनल असेंबली। ये तो कई जगह कहा जाता है नेशनल असेंबली, लोअर हाउस को। अब नेशनल असेंबली के बारे में जान लीजिए, इसकी टेन्योर 4 साल होती है। ध्यान दीजिए कि प्रेसिडेंट की टेन्योर 5 साल है, जबकि नेशनल असेंबली लेजिस्लेचर की 4 साल। इलेक्टोरल सिस्टम जो है ये मिक्स्ड मेंबर रिप्रेजेंटेशन है, इसको एडिशनल मेंबर सिस्टम भी कहते हैं। मतलब क्या होती है कि इसमें जैसे 300 यहाँ पे MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह लीजिए, उसमें से 253 जो है वो तो जैसे इंडिया में चुने जाते हैं कंस्टिट्यूएंसी बना के FPTP वोट से चुने जाते हैं। लेकिन जो बाकी 47 है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसका एक मेथड पार्टी लिस्ट सिस्टम है। आप जाते हैं वोट, केवल पार्टी को वोट देते हैं, लिखा रहेगा BJP, कांग्रेस एंड लाइक दैट, केवल आप पार्टी को चुनते हैं, और पार्टी बाद में जितनी सीट उसको मिलती है, जिसको भी नॉमिनेट कर दे वो नॉमिनेट करते हैं, उसको पार्टी लिस्ट सिस्टम कहते हैं। सो 47 जो मेंबर हैं वो पार्टी लिस्ट सिस्टम से चुने जाते हैं, 253 जो है वो FPTP से चुने जाते हैं। इस तरह का जो मिक्स्ड मेथड होता है उसको मिक्स्ड मेंबर रिप्रेजेंटेशन या एडिशनल मेंबर सिस्टम कहते हैं, AMS। तो यहाँ पे लागू होते हैं, आपको जानना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी जानना चाहिए कि वहाँ के रूलिंग पार्टी का क्या नाम है। वहाँ के रूलिंग पार्टी जिसके अभी प्रेसिडेंट बने हैं, जो आपने देखा मयांक, वो डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया के हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया। और वहाँ पे जो एक बहुत प्रोमिनेंट पार्टी है जिसके कि मुझे लगता है सीन सुन यूक वेल जो है उन्हीं के थे, पीपुल्स पावर पार्टी थी, PPP, जो चीफ अपोजिशन पार्टी अभी बन गई है। तो पॉलिटी हम लोग जरूर हर कंट्री का इसी बहाने जब भी इलेक्शन होता है जानने की कोशिश करनी चाहिए।
When Pakistan will hold a presidency of UNSC, ये न्यूज हम लोग की आंख की किरकिरी है. We were not at all happy जब ये न्यूज आया, जब हम लोग ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था कि अगले महीने ही, मतलब इस महीने 1 जुलाई से पाकिस्तान 1 महीने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बन गया है. हम लोगों के लिए बिल्कुल अच्छी न्यूज नहीं है. वी डोंट लाइक इट. और ये मंथ है जुलाई. आई होप कि पाकिस्तान कोई उटपटांग हरकत इसमें नहीं करेगा. पाकिस्तान बिकेम वाइस चेयर ऑफ विच यूएन कमेटी. ये भी इंडिया के लिए बहुत, हम लोगों के लिए एक बेकार न्यूज़ थी. हम लोग ने इसको बहुत ही रिव्यू किया, मतलब अफसोस किया कि पाकिस्तान जैसे खुद जो टेररिज्म को समर्थन देता है उसको कैसे बनाया गया, किस कमेटी का. देखिए, इनको वाइस चेयर बना दिया गया. वो कमेटी है यूनाइटेड नेशन की काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. आप समझ सकते हैं कि घोड़े को ही जो है घास की रखवाली के लिए रखा गया है. लाइक दिस, इस टाइप की बात है. तो यूएन सिस्टम कितना एक तरह से सड़ गल गया है, इसका भी नतीजा है कि उनको कुछ दिखता नहीं है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री को कैसे वो वाइस चेयर बना सकते हैं किसी एंटी टेररिज्म कमेटी का. नेम ऑफ ब्रिटेन्स फॉरेन स्पाई एजेंसी, ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज आया. इसके बहाने हम लोग जो डिफरेंट, जो बड़े बड़े कंट्री में जो स्पाई एजेंसी है उसका नाम भी जानेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जाता है. यहाँ पे न्यूज ये आया कि पहली बार एक वुमेन को ब्रिटेन के जो सबसे बड़ी स्पाई एजेंसी है, फॉरेन स्पाई एजेंसी, जो दुनिया में वो जासूस भेज के जासूस कराते हैं. और ध्यान रखिए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के टाइम से हर राजा जो है दूसरे राज्य में अपने जासूस को भेज के जो है जासूसी करवाता है. आपके, जब हम लोग यहाँ बातें कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे दिल्ली में बहुत सारे जासूस घूम रहे होंगे. हमें जो है अवेयर रहना है ऐसे जासूसों से. और डियर स्टूडेंट, हर सिटीजन एक जो है आंख नाक कान है स्टेट का. हमें कोई बचाता नहीं, हम खुद अपने को बचाते हैं. ईरान में जो हुई है इसलिए कि ईरान के लोगों ने नहीं बचाया ईरान को. जब वहाँ पे इजराइल के जासूस घूम रहे थे तो उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी. अपनी आंखें बंद मत रखिए, अपने आसपास देखिए. आपके मोहल्ले में कौन ऐसे लोग संदेहास्पद रह रहे हैं जो जासूस हो सकते हैं, चाहे वो अमेरिका के हो चाहे रसिया के हो, और उसकी सूचना पुलिस को दें. ये आपका कर्तव्य भी है. आपके देश की प्रेम भी उससे झलकता है, थोड़ी रिस्क हो तब भी. नेम ऑफ ब्रिटेन्स फॉरेन स्पाई एजेंसी. फॉरेन स्पाई एजेंसी जो है कौन है, उसका नाम है सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, SIS, कॉमनली नोन एज M16. तो इसी के बहाने आप जान लीजिए कि यूएसए की जो फॉरेन स्पाई एजेंसी है CIA, आपको पता है CIA कितनी बदनाम हुई है हर कंट्री में जाके विद्रोह कराने. चिली हो चाहे इवन इंडिया में भी इंदिरा गांधी बोलती थी कि CIA हमें हटा रहा है, इसीलिए हम इमरजेंसी ला रहे हैं. तो CIA इतनी बदनाम बनी. उसी का जो पैरेलल था रसिया में KGB थी, अब तो उसका नाम SVR कर दिया गया. KGB भी उतनी ही खतरनाक दुर्दांत जो है स्पाई एजेंसी थी. इजराइल की मोसाद तो इतनी खतरनाक बन गई, उसी ने पूरी जासूसी की और ईरान के टॉप साइंटिस्ट, टॉप मिलिट्री को उन्होंने मार गिराया. जर्मनी का BND है, इसका नाम आप नहीं सुनते होंगे. चाइना की MSS है, इसका भी नाम हम लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन ये कितनी खतरनाक हो सकती है आप अंदाज लगाइए. फ्रांस की DGSE हम लोग नहीं सुनते हैं. और इंडिया की रॉ है, जिसके बारे में भी हम लोग पिक्चर उक्चर में अब देखते हैं, रॉ के एजेंट उजेंट पे पिक्चर बन रही है. लेकिन इंडिया की भी रॉ काफी कोशिश करती है, लेकिन कितनी कामयाब होते हैं पता नहीं, और होना चाहिए शायद. हु इज फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ M16, यही इसी न्यूज पे मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है. और फर्स्ट वुमेन चीफ जो M16 की है उनका नाम है ब्लेज मैट्रेवेल. तो ये एक और ग्लास सीलिंग को तोड़ने की एक न्यूज है, जहां पे वुमेन ने इसको भी तोड़ दिया कि स्पाई चीफ. क्योंकि आज तक मुझे नहीं लगता है कि इन सब में से कोई भी जो स्पाई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी चीफ कोई लेडी हुई है, लेकिन फर्स्ट टाइम यूके में लेडी हुई है. तो चलिए, आपको सलाम है, और वुमेन आगे बढ़े, क्यों नहीं, जासूसी में भी. और आपको पता होना चाहिए कि जब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था तो उन्होंने तो ये कहा था कि वुमेन को ही स्पाई होना चाहिए. इनफैक्ट राजा उस समय वुमेन को ज्यादा स्पाई में रखते थे. अब जो है थोड़ी बहुत हम लोग सिपरी रिपोर्ट हर साल आती है. सिपरी का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये स्टॉकहोम स्वीडन में बेस्ड संस्था है जो कि बहुत ही रेप्यूटेड है. और ये जो है पूरी दुनिया में रक्षा पे कितना खर्च हो रहा है, किसके पास कितने आर्सेनल हैं, युद्ध में क्या हो रहा है, इस पर वो रिपोर्ट लाती है. और ये रिपोर्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड. कौन है जो सबसे ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है मिलिट्री पे. ऑफ कोर्स वो USA है, उससे ज्यादा कौन करेगा. और चाइना जो है दूसरे नंबर पे है.
रसिया थर्ड नंबर पे है और जर्मनी चौथे नंबर पे। पांचवें पे कौन है, गेस कर सकते हैं? इन द टोटल मिलिट्री स्पेंडिंग इंडिया इज एट व्हाट रैंक? तो पांचवें पे हम हैं इंडिया। सो इंडिया भी पांचवें पे, ऐसा नहीं कि हम बहुत पीछे हैं। अब चलिए, विच कंट्री इज हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर आर्सनल? बहुत ही डरावना है कि पूरे वर्ल्ड में करीब 12,000 से भी अधिक न्यूक्लियर आर्सनल है जो पूरी दुनिया को कई बार तबाह कर सकते हैं। तो हम लोग तबाही के ढेर पे बैठे हुए हैं। और रसिया के पास में मोर देन 5,459, माई गॉड, इतने हैं। ये यूएसए से भी ज़्यादा है। इसलिए रसिया जो है चौधरी बना हुआ है, इतनी धाक उसकी है, क्योंकि उसके पास में 5459 जो है इस अनुमान के अनुसार न्यूक्लियर आर्सेनल है। इंडिया के पास कितने हैं? चलिए, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के पास 180 हैं, पाकिस्तान के पास 170 हैं, नॉर्थ कोरिया के पास में 50 हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस होल्ड्स इट्स फर्स्ट मीट वेयर? तो पहले तो जानिए कि आईबीसीए है क्या। चलिए आंसर देखते हैं। ये तो न्यू दिल्ली में होता है 16 जून को। ये इंडिया ने जो है आईबीसीए बनाया है। बिग कैट कहते हैं जो जो बड़े बड़े कैट कैटेगरी के जो जानवर हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, जिसमें कि टाइगर है, लायन है, लियोपार्ड है, स्नो लियोपार्ड है, चीता है, जगुआर और प्यूमा है। प्यूमा नाम का जूता आपको पता है, उसमें आपने फोटो भी आप देख सकते हैं प्यूमा का। तो इसको जो है 7 बिग कैट को बचाने की 95 कंट्री की एक अलायंस है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। उसकी पहली बैठक जो है न्यू दिल्ली में होती है 16 जून 2025 को। अब मैं पूछ रहा हूँ 2025 जो है इंटरनेशनल ईयर किस चीज का है? इनफैक्ट ये इतना ज्यादा पूछा जाता है ऑलवेज कि इंटरनेशनल ईयर किसका है किसका है। तो ये इंटरनेशनल ईयर है कोऑपरेटिव्स का 2025, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। इसका थीम है कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। जो याद कीजिए, ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है करंट इवेंट के। हु इज जोहरान ममदानी? अब चलिए इस जेंटलमैन के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं जिन्होंने काफ़ी न्यूज़ बनाया है। ऑफकोर्स आप देख सकते हैं कि ये मुस्लिम है, ये अमेरिकन सिटीजन है, ये न्यूयॉर्क में रहते हैं। और अभी पॉपुलर क्यों हो गए या फेमस हो गए? क्योंकि ये जो हैं ट्रम्प के धुर विरोधी हैं। ये डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसके लीडर हैं। और इन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी न्यूयॉर्क के मेयर के लिए। आप वहाँ समझिए कि न्यूयॉर्क का जो मेयर होता है ना, वो वहाँ के किसी मिनिस्टर से कम नहीं होता है। जैसे लंदन का मेयर भी किसी मिनिस्टर से कम नहीं होता इंग्लैंड में, उसी तरीके से न्यूयॉर्क का मेयर। और न्यूयॉर्क का मेयर बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो जाते हैं। इन्होंने अपना दावा ठोक दिया न्यूयॉर्क के मेयर बनने के लिए। अब वहाँ पे रूल ये है कि न्यूयॉर्क का मेयर का जब इलेक्शन होगा तो पहले हर पार्टी अपने अपने जो कैंडिडेट होते हैं उसके बीच में वोट होती है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी में जो वोट हुई उसमें ये जीत गया, मतलब अब ये डेमोक्रेटिक पार्टी के यही कैंडिडेट बनेंगे। और इन्होंने जिस कैंडिडेट को डेमोक्रेटिक पार्टी का अपनी ही पार्टी का हराया इलेक्शन में, ऑफ कोर्स उसमें केवल डेमोक्रेटिक पार्टी के ही वोटर उसमें वोट देते हैं, वो कितनी बार ही मेयर रह चुके थे, तो उनको उन्होंने हराया। लोग कहते हैं कि ही इज लाइक ए फ्रेश ब्रीज। और ये लेफ्ट ओरिएंटेड हैं, सोशलिस्ट हैं, अपने को सोशलिस्ट डिक्लेयर करते हैं। और फिर भी जो है न्यूयॉर्क के लोग इसको पसंद करते हैं। ये कहते हैं कि न्यूयॉर्क में हम एक तरह का सोशलिज्म लाएंगे, बूढ़े को हेल्प करेंगे, भूखे नंगों को खाना देंगे, जिनको जॉब नहीं है जॉब देंगे, टाइप ऑफ बातें करते हैं। लोगों को बहुत पसंद आते हैं। इनका नाम है जोहरान ममदानी। और ये जो है ट्रम्प के इतने बड़े घोर विरोधी भी हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक न्यूज़ बन जाती है। सो ममदानी अभी काफ़ी न्यूज़ में है। अब आगे देखिए इनका फेट क्या होता है। ये जब रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट से टकराएंगे और जीतेंगे न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन, तब इनका नाम ज़्यादा होगा, अदरवाइज तो ऐसे ही। फाइनली मैं पूछ रहा हूं कि दो जो है मिनिस्टर लेवल की बैठक हुई। एक तो एससीओ जिस पे हम लोगों ने इतनी चर्चा की, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके डिफेंस मिनिस्टर की मीट कहाँ पे होती है? ये होती है क्विंगडाओ। क्विंगडाओ चाइना में है। वहाँ पे जो है राजनाथ सिंह जाते हैं। एससीओ के जो मेंबर हैं उसमें इंडिया, चाइना, रसिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान तो पहले से थे। ईरान और बेलारूस जो है पिछले साल मिलते हैं और अब ये हो जाते हैं 10। ध्यान दीजिए कि ये भी मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अमेरिका को बिल्कुल सुहाता नहीं है। अब इसी के तहत जो है ये भी जान लीजिए कि क्वाड, जिसका कि इंडिया मेंबर है अलोंग विथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, उसकी फॉरेन मिनिस्टर की बैठक कहाँ पे होती है? इसमें एस जयशंकर गए हैं। ये 1 जुलाई को, मतलब कल ही ये हुई है वॉशिंगटन डीसी में। तो ये दोनों भी जस्ट जान लीजिए। अब आइए डियर स्टूडेंट, बहुत जल्दी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। इंडियन न्यूज़ देखते हैं।
What is the name of the space mission under which Subhanshu Shukla traveled to International Peace Center? Subhanshu Shukla हम लोग सबके चहेते बन गए हैं, जो कि स्पेस में चले गए हैं, अभी वो स्पेस में हैं, वहां से उन्होंने बातें भी की है। तो शुभांशु शुक्ला जिस स्पेस मिशन के तहत स्पेस में गए हैं उसका नाम है एक्सियोम स्पेस AX4 मिशन। अगेन ये जो है एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसकी बहुत सारे रॉकेट और यंत्र को उन्होंने यूज किया है, लेकिन नासा के द्वारा समर्थित है। और इसमें शुभांशु मिश्रा के अलावा जो है गए हैं मिशन स्पेशलिस्ट स्लोवोस उर्नास्की, विजिनस्विस्की एंड टाइबोर कापू, ये 3 लोग भी गए हैं, 4 हो गए। अब मैं पूछ रहा हूँ कि 5वां मेंबर कौन गया है, ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ। 5वां मेंबर है ये खिलौना, ये टॉय, इसका ये स्वान है, इसका नाम है जीरो ग्रेविटी टॉय। क्या होता है जीरो ग्रेविटी टॉय, ये जरा सा जान लीजिएगा। इन लोग सबको जीरो ग्रेविटी फेस करना पड़ता है। तो 5वां क्रू मेंबर जो है ये खिलौना है। इन जून 2025 IMD इशूड येलो अलर्ट इन दिल्ली। क्या होता है येलो अलर्ट, चलिए इसी के बहाने हम लोग डिफरेंट जो मौसम के अलर्ट होते हैं गर्मी में जान लेते हैं। येलो अलर्ट का मतलब होता है बिवेयर रहिए, घर में थोड़ा बंद रहिए, ज़्यादा मत निकलिए तो पानी पी के स्कार्फ या रुमाल सर पे रख के निकलिए, वॉच आउट। ग्रीन है तो नो वार्निंग, नॉर्मल कंडीशन, बाहर घूमिए फिरिए। येलो है तो जैसा मैंने बताया, ऑरेंज ये IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो घोषणा करती है। ऑरेंज है तो बी प्रिपेयर्ड, सीवियर वेदर लाइकली है, बच के रहिए, बहुत खतरनाक वेदर है, हीट वेव चल रही है, लू लग सकता है। रेड है तो टेक एक्शन, घर में बंद रहिए, मत निकलिए, एक्सट्रीम वेदर है, बहुत खतरनाक, जान का खतरा। What was the name of Pakistan's counter attack on India's response to Operation Sindoor? जैसे अभी उन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 देखा, उसी तरह इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन चलाया उसका क्या नाम है, हम लोग को जानना चाहिए। ये ऑपरेशन का नाम था बनियान उन मारसूस। अब यहाँ पे इसी बहाने क्यों ना हम लोग देख लें इंडिया और पाकिस्तान के ऑपरेशन का नाम। इंडिया के जो ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तान हुए हैं वो सियाचिन को लेके ऑपरेशन मेघदूत हुए 1984 में, ऑपरेशन ब्रास्टिक 86-87 में, ऑपरेशन विजय कारगिल के काउंटर रिएक्शन में 1999 में, ऑपरेशन पराक्रम जब हमारे पार्लियामेंट पे टेररिस्ट ने, पाकिस्तान समर्थक टेररिस्ट ने अटैक किया था तो उसके अगेंस्ट ऑपरेशन पराक्रम हुआ था। जब उरी पे स्ट्राइक हुई थी, टेररिस्ट हमला हुआ था तो हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था 2016 में। जब हमारे सीआरपीएफ जवान पे बम फोड़ा गया था पुलवामा में तो हम लोगों ने उसके प्रतिकार में ऑपरेशन बांदर किया था, जिसको बालाकोट स्ट्राइक कहते हैं, 2019 में। और अभी जब पहलगाम में हमारे निर्दोष लोगों को धर्म के आधार पर मारा गया तो हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर किया। पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन किया है उसके बारे में भी जानिए। ऑपरेशन जिब्राल्टर उन्होंने 1965 में किया, इसके बाद ही 1965 का युद्ध हुआ। एक और ऑपरेशन वो ग्रैंड स्लैम करते हैं, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम 1965 में। ऑपरेशन चंगेज खां करते हैं जो फेल्ड ऑपरेशन था, एयर स्ट्राइक किया था हम लोग के ऊपर, उसके बाद ही वो हारे थे। बांग्लादेश का वॉर ऑपरेशन टोपैक उनका नापाक ऑपरेशन था जो जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को भड़काने का था, उसमें एक तरह से वो सफल भी हुए। ऑपरेशन कोहे पैमा उन्होंने 99 में किया था, यही कारगिल युद्ध का कारण बना जहां कबायली के भेष में फिर से एक बार उनकी सेना जो है वो घुस आई थी कारगिल में। ऑपरेशन बनियान उन मारसूस जो है ऑपरेशन सिंदूर का एक तरह का काउंटर ऑपरेशन था। पीएम मोदी गॉट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रिसेंटली फ्रॉम विच नेशन? अभी पीएम मोदी जो है जून में जाते हैं साइप्रस और वहां पे उनको मिलता है 16 जून को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकरियोस 3, इस टाइप का ही टाइटल होती है, जिसको कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहते हैं। नोशनल अवार्ड होती है, जब भी कोई चीफ आते हैं, आपका अच्छा रिलेशन होता है तो आप इस तरह का अवार्ड देते हैं, शाल उड़ाते हैं या पट्टी पहनाते हैं या मुकुट टाइप के पहनाते हैं, अच्छा गुडविल जनरेट होता है। साइप्रस, साइप्रस कहाँ पे है, मैप में मुझे दिखाना चाहिए था लेकिन वीडियो लंबा होने के चलते मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। साइप्रस की क्या अहमियत है इंडिया के लिए, साइप्रस बहुत फेमस है पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन में, क्यों, जरा सब पढ़िएगा। एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ सेंसस इन इंडिया व्हाट विल बी द कट ऑफ डेट? हम लोग को पता है सेंसस जो है नहीं हो पाया। फर्स्ट टाइम 1881 में पहली बार सेंसस हुआ था और इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि 10 साल पे जो सेंसस होती है इस बार नहीं हुआ 2021 में। पहले तो वो कोविड के चलते नहीं हुआ, फिर डिफरेंट कारणों से टलता रहा। अब सरकार ने घोषणा किया है कि वो होगी, तो उसका कट ऑफ डेट क्या होगा, मतलब किस दिन हम मानेंगे कि वो लास्ट डेट था जहां पे कि काउंट हुआ और उसी दिन हमारा पॉपुलेशन इतना था। वो डेट जो है पूरे इंडिया में 00 आवर ऑफ 1 मार्च 2027 होगा, जब 12 बजे रात होगी 1 मार्च 2027। लेकिन कुछ एरियाज के लिए लाइक लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
के लिए जो रेफरेंस डेट होगा अक्टूबर 1 2026 होगा। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, रेफरेंस डेट याद कर लीजिए 1 मार्च 2027, बैरिंग फ्यू प्लेसेज जहां पे कि अक्टूबर 1 2026 होगा। व्हाट इज द सेल्फ इन्यूमरेशन इन सेंसस? इस बार ये रखा गया है सेल्फ इन्यूमरेशन, आपके यहाँ सेंसस के लोग आने के जरूरत नहीं, आप खुद जो है ऑनलाइन जा करके या ऑफलाइन फॉर्म भर करके अपने सेंसस डेटा दे करके अपने को इन्यूमरेट करा सकते हैं और इससे सेंसस बहुत तेजी से हो सकता है। टू इवैक्यूएट द सिटीजन फ्रॉम कन्फ्लिक्ट ऑन ईरान, इंडिया लॉन्च विश ऑपरेशन। आपको पता है 12 दिन की जब वॉर हुई तो उसमें हमारे लोग वहाँ जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे थे, जो घूमने गए थे या अदर जो डिप्लोमेट थे, उनको क्या भारी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा, जहाँ पे कि सैकड़ों जो है बॉम्ब रोज शहर पे गिर रहे थे। इंडिया ने तेजी से अपने सिटीजन को इवैक्यूएट करने का ऑपरेशन बनाया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था ऑपरेशन सिंधु। तो चलिए इसी के बहाने देख लेते हैं अदर ऑपरेशन जो इंडिया ने किया अपने सिटीजन को कन्फ्लिक्ट टॉर्न एरिया से इवैक्यूएट करने का। ऑपरेशन गंगा हम लोगों ने लॉन्च किया था यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद अपने स्टूडेंट को लाने का। ऑपरेशन कावेरी किया था सूडान में जब सिविल वॉर हुआ वहां से लाने का। 2023 में ऑपरेशन दोस्त टर्की में जब भूकंप हुआ था तो वहां से हम लोगों ने हेल्प भी किया और उठाया भी। और ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में अफगानिस्तान से हम लोगों ने जब वहाँ पे तालिबान ने फिर से कब्जा किया था तो वहाँ से उठाने का किया था। इसी बहाने जो है ऑपरेशन वंदे मातरम भी आप जो है जान लीजिएगा, जगह जगह से हम लोगों ने अपने लोगों को कोविड के टाइम में इवैक्यूएट किया था। तो ये सब जो ऑपरेशन है इन सब हम लोग को पता होना चाहिए। इंटरनेशनल योगा डे अभी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है मैं पूछता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। 21 जून को इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया जो है इंटरनेशनल योगा डे मनाती है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन ने इसको जो है घोषणा किया है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन ने कब किस साल में इसकी घोषणा की थी? वो साल था 2014 जब मोदी जी बने थे। उनके ही प्रयास से 21 जून को यूनाइटेड नेशन ने अपनी जनरल असेंबली में प्रस्ताव पारित करके योगा को इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाने का फैसला किया। शुभ्रांशु शुक्ला, ये लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, शुभ्रांशु शुक्ला बिकेम द सेकंड इंडियन टू ट्रेवल इनटू स्पेस, हु वाज द फर्स्ट वन? हमें नहीं भूलना चाहिए शुभ्रांशु शुक्ला की जो ये सक्सेस है जिसपे कि हम लोग सब गौरवान्वित हैं। तो हमें पहले जो इंडियन थे जो स्पेस में गए थे उनको फिर से एक बार हमें जरूर याद करना चाहिए। वो जेंटलमैन, ए रियली जेंटलमैन, ए वेरी वेरी ब्रेव, आप कह लीजिए सोल्जर, ही वॉज कैप्टन राकेश शर्मा। राकेश शर्मा 1984 में जो है स्पेस में गए थे और ये फर्स्ट बने थे, ऑफकोर्स अमेरिका से ही गए थे, फर्स्ट बने थे इंडियन। उसके 40 साल बाद समझिए कि दूसरे इंडियन स्पेस में गए हैं और बहुत फेमसली इन्होंने स्पेस से कहा था, इंदिरा गांधी ने इनसे रेडियो पे बात किया था कि आपको वहाँ जो अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। उन्होंने बहुत फेमस लाइन कहा था जो पूरे इंडिया में फेमस हो गई कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। और यदि आप इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है इतने मेल मिल रहे हैं इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ डिक्लेयर कर दूं। यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप इसको देख सकते हैं कि फाउंडेशन CUET PG का जो बैच है वो ज़्यादा चांस है कि अगस्त सितंबर में स्टार्ट होगा। आप अभी जो है पास्ट ईयर पेपर और लास्ट 5 ईयर बुक और CUET PG गाइड देखें। आप नए एडिशन के लिए वेट मत करें क्योंकि वो बिल्कुल अप टू डेट है, अमेजन पे है और उसको तब तक तैयारी करें। फाउंडेशन बैच के लिए इंतजार करें, 1-2 महीने के बाद ही ये लॉन्च होगा। UGC नेट दिसंबर 2025 साइकिल यदि आप वेट कर रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो ये भी अगस्त सितंबर में लॉन्च होने की पूरी संभावना है। यदि आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं तो ये सारे मेथड है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि अभी भी स्टूडेंट पूछते हैं सर आपसे मैं कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। दिस इज द वे यू कैन कांटेक्ट। आप यहाँ देख सकते हैं, वेबसाइट है, ईमेल है, टेलीग्राम चैनल है, ट्विटर है जिसको आप एक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप जा करके आप आसानी से, और सब में चूंकि @PaulScience है तो आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, POLSC हेल्प। चलिए मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी।